नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 96 एपिसोड है। लगातार आप लोगों के सवाल होते हैं और सौदागर के जवाब होते हैं, तो इस सवाल जवाब की भी शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह आप लोगों से दोबारा ये रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लोगों तक शेयर करें जिससे तमाम जानकारियाँ लोगों तक पहुँच सके और नए नए लोग जो है सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकें, जिससे कि तमाम इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें, उन तक पहुंच सकें और हमें मिल सके आपका आशीर्वाद, आपका प्रोत्साहन। चलिए सवाल जवाब सेशन की शुरुआत करते हैं। अभिषेक जायसवाल जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई एम बाइंग ए फ्लैट फ्रॉम द डेवलपर एंड द प्रॉपर्टी इज रेडी टू मूव। डेवलपर विल डू एग्रीमेंट फॉर सेल, नो सेल डीड विल बी रजिस्टर्ड। प्लीज एडवाइज वेदर एग्रीमेंट फॉर सेल इज बोनाफाइड इन पुणे एंड इट विल गिव मी ओनरशिप टाइटल। देखिए अभिषेक जायसवाल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और शायद इसके माध्यम से और काफ़ी लोगों को भी जो है इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। आखिर इसको समझने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि दोनों में फ़र्क क्या है। एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड या कन्वेंस डीड जिसे कहा जाता है कई बार, इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क देखिए सीधा है। आप किसी चीज़ का एग्रीमेंट कब करते हैं? अगर वो चीज़ फिजिकली मौजूद नहीं है या फिर अगर फिजिकली मौजूद है और उसमें कुछ नई चीज़ें बनने वाली हैं, परिवर्तन होने वाला है, तो जब तक वो परिवर्तन चलता रहेगा तब तक दो पार्टी जो उसे खरीद रही हैं और बेच रही हैं उनके बीच किन्हीं म्यूचुअल पॉइंट पे जो है एक मध्यस्थता बनती है, जिसे एग्रीमेंट का नाम दे दिया जाता है। यानी कोई ऐसी चीज़ जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है पर वो अभी पूरी तरीके से उसका एक तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, ओसी नहीं आया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तो उसका सेल डीड नहीं होता है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल ही किया जा सकता है। यानी कि हम आपको इस समय पे पैसे देंगे और जो पैसा आपसे मैं लूँगा, जो डेवलपर लिखता है कि उसका इतना इतना काम होने पे आपका सीएलपी रहेगा, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहेगा, आपकी तरफ से इतना पैसा आना, चाहे आपके पॉकेट से आए या फिर बैंक से डिस्पर्स होकर आए। तो ये चीज़ हो गई सेल डीड के अंतर्गत। यानी कि उसमें क्या चीज़ें देने वाले हैं, क्या एमिनिटीज़ रहेंगी, फिटिंग फिक्सचर कैसा रहेगा, कब वो उसका पोजीशन आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें जो है ब्यौरा दर्ज किया जाता है। सेल डीड क्या होता है? किसी चीज़ का डीड का मतलब क्या है? डीड यानी कि उसके सारे राइट आपको ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं और सारे राइट कोई एक बॉडी तब ट्रांसफ़र कर सकती है जब वो चीज़ पूरी तरीके से, यानी कि जो प्रीमाइसेस जहाँ एग्जिस्ट करता है, वो प्रोजेक्ट जो एग्जिस्ट करता है उसका पूरी तरीके से कंप्लीशन हो चुका हो, उसके हाथ में हो। अमूमन तौर पे बिल्डर का रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी लेने पे भी वो आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल ही क्यों करता है? क्योंकि सीधी सी बात है, वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा रहता है कि वो एक पूरा का पूरा सोसाइटी को सारे राइट ट्रांसफ़र किया ही नहीं है, तो आपको कैसे उस फ्लैट के राइट को ट्रांसफ़र करेगा? मान लीजिए नए रूल के हिसाब से कहीं एफएसआई उसको ज़्यादा मिलेगा, तो वो जो आने वाला फेज है उसमें उसे यूटिलाइज कर लेगा, या फिर जो फ्लोर बने हुए हैं उसमें एक्सटेंशन अगर आ सकता है, जो कि आपके एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि उसमें कई बार चेंजेस कर सकता है, तो उसे ऊपर के फ्लोर पे वो बना लेगा। यानी कि आपको दिखने में जरूर लग रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है, पर अभी एक्चुअली उसका ओसी नहीं आया होगा और उसके सारे राइट वो सोसाइटी को भी ट्रांसफ़र करने नहीं जा रहा है, तो आपको भी वो सेल डीड ना करके एग्रीमेंट टू सेल करता है। और जब एक बार सोसाइटी फॉर्म हो जाती है, उसको कन्वेंस डीड कर दिया जाता है, उसको सारे राइट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं डेवलपर की तरफ से, तब उसका सेल डीड हो सकता है। कई बार जब आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप देखते होंगे डायरेक्ट आपका सेल डीड हो जा रहा है। पर एग्रीमेंट टू सेल करने में भी कोई शिकायत नहीं है, आप एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं। उसमें क्या ब्यौरा लिखा हुआ है उसे अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, क्या कैसी चीज़ें हैं, क्या आपको मिलने वाला है। और कई बार अगर वो पोजीशन एकदम कंप्लीट है, आप जैसा कह रहे हैं, तो उसमें आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो डेवलपर लिख रहा है वो ऐसा है या नहीं है। कई बार उसमें क्लॉजेज में आपको देखने को मिल सकता है कि उसमें कुछ नई चीज़ें एक्सटेंशन में भी दिख रही हैं। आशा करते हैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। साथियों, एक ज़रूरी जानकारी, हमेशा की तरह, हर साल की तरह सौदागर प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत 6 जुलाई से करने जा रहा है, यानी कि कल से करने जा रहा है। कल के लिए जो हमने वेन्यू डिसाइड किया है वो वाघोली से लगभग 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, केसनंद रोड पे, जो आपका मिरोड़ी विलेज में जाता है, वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन ड्राइव करने वाले हैं। और उसके अलावा भी हमने एक दो स्पॉट, जैसे एनआईबीएम में हमारा प्लान है कि आने वाले 17 जुलाई को इसे किया जाए, उस दिन संडे होगा और आप लोगों के आसपास होगा, यानी कि सिटी में होगा, तो आप लोग भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इतनी दूर प्लांटेशन ड्राइव क्यों कोई एक स्पॉट जो है चूज करना पड़ता है? सीधा कारण ये है, प्लांटेशन ड्राइव में प्लांट लगाने में कोई बहादुरी नहीं, कोई भी लगा सकता है, रोड के किनारे लगा सकता है, पहाड़ पे लगा सकता है, पर क्या वो प्लांट टिकेगा? क्या जो वो पौधा है वो वृक्ष का रूप ले पाएगा वहाँ पे? क्या उसे मवेशी नहीं खाएंगे? क्या उसे चलते फिरते कोई उखाड़ेगा नहीं? क्या उसे समय पे पानी मिल पाएगा? क्या बरसात का 3 महीने ही पानी उसके लिए पर्याप्त होगा कि आगे चल के उसको इतना स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि वो सेल्फ इम्यून हो जाएगा?
ये सारे सवाल ऐसे होते हैं, यानी कि आप 100 पेड़ लगाएंगे और उसमें से पता चलेगा 10 पेड़ ही बचे। यानी कि आप जब भी कभी पौधारोपण कर रहे हैं तो इन बात का ध्यान रखिए कि उनका देखरेख कौन करेगा, उसमें पानी कैसे होगा, उसको मवेशी ना खा सकें उसकी क्या व्यवस्था होगी। इन सारी चीज़ों के लिए प्लांटेशन ड्राइव की जो हम लोग स्पॉट जो है चूज करते हैं वो ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे ये सारी देखरेख हो सके। यही कारण है कि प्लांटेशन में एक एक प्लांट के पीछे कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे सिटी के अंदर आप देखें तो 1000 के ऊपर 1000 रुपये से ज़्यादा एक प्लांट का कॉस्ट आता है। अब उसका हो सकता है 200-250 रुपये का सिर्फ प्लांट मिल जाता है, फिर लेबर चार्ज, फिर उसे लगाना और फिर उसके 1 साल का पानी की व्यवस्था कराना। कई बार क्या होता है अगर वो खुले में है तो उसकी घेराबंदी करना, इन सारी चीज़ों को मिला के लगभग 1000-1200 रुपये पर प्लांट के पीछे खर्चा आता है। इसीलिए हमने आपसे क्या कहा कि आप लोग भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो लोग भी इसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। सौदागर अपनी तरफ से तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, पर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें यही सिखाया गया है उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार बने उतना अच्छा होता है, क्योंकि फिर उसमें आपका भी इमोशन जुड़ा होगा, आप भी चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें लगातार चलें। तो ये आने वाले मानसून सीजन में हम लोग लगातार करते रहेंगे। यदि आप में से जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए माध्यमों से saudaghar@UPI, saudaghar@paytm के माध्यम से आप अपना जो भी इस पे डोनेट करना चाहते हैं आप हमें दे सकते हैं और ये सारा ब्यौरा हम लोग पब्लिक भी कर देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छाया भागवत जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ मुझे बताएं फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज डेट ऑफ बुकिंग से होता है क्या, या जब एग्रीमेंट लेटर इशू होता है तब? अलॉटमेंट लेटर, सॉरी, मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। देखिए छाया भागवत जी, इसके रिगार्डिंग हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, यानी कि ये इस पे केवल डेडिकेटेड नहीं था, न्यूज़ सेशन का था और उसमें हमने ये पार्ट लास्ट के क्वेश्चन में कवर किया हुआ था। उसका आई बटन चला देते हैं, आप भी देख लीजिए और जिन लोगों ने भी इसको नहीं देखा वो भी देख लें। थोड़े में इसमें समझा देते हैं आखिर है क्या ये। पहले क्या होता था, जैसे ही आप किसी भी प्रॉपर्टी पे बुकिंग के हिसाब से जाते थे, आपने वहाँ बुकिंग की, उसी समय आपसे साइन करा लिया जाता था और वहाँ क्लॉज होता था कि आपका 10% डिडक्ट कर लिया जाएगा, 5% डिडक्ट कर लिया जाएगा, 12% डिडक्ट कर, वो जो भी है वो सारा कुछ दिया रहता था और आप हर एक पॉइंट जो है गो थ्रू कर नहीं पाते हैं, जल्दीबाजी में होता है और सेल्समैन भी आपको बोलते हैं सर नॉर्मल सी चीज़ आप साइन कर दीजिए, बाकी आप घर पे पढ़ सकते हैं। आप वहाँ से निकल के चले आते हैं। मान लीजिए कल को आपको लोन में कुछ दिक्कत आ गई, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है कि आप उतना ज़्यादा अमाउंट जो है वहाँ इन्वेस्ट करें और आप उससे बैकआउट करना चाहते हैं। पता क्या चलता है कि आपने जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट दिया है वो सब कुछ फॉरफिट हो जाएगा। इवन एज पर वो साइन के हिसाब से उसमें जो क्लॉज था उसके हिसाब से तो आपको टोटल कॉस्ट का 10% देना पड़ेगा। अगर उसमें 10% कैंसिलेशन चार्ज दिया है, मान लीजिए 60 लाख की प्रॉपर्टी है और आपने 4 लाख रुपए दिया, 2 लाख रुपए और आपको देना होगा, क्योंकि 60 लाख उसकी प्रॉपर्टी कॉस्ट है और 10% आपका कैंसिलेशन चार्ज लगाएगा। वैसे अमूमन उतना कोई एक्स्ट्रा देता नहीं, लेकिन जो आपने पहले दे दिया है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वॉटेवर, वो पूरा फॉरफिट हो जाता है, पूरा लैप्स हो जाता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, इन सब चीज़ों में क्लैरिफिकेशन के लिए महारेरा ने क्या किया, प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर बना दिया। एक तरीके से जो ये प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर होगा स्टैंडर्ड होगा और हर डेवलपर को इस रूल को फॉलो करना होगा। और जिस दिन वो अलॉटमेंट लेटर जो है साइन होगा, ना कि जिस दिन बुकिंग होगा, जिस दिन वो अलॉटमेंट लेटर को आप साइन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई होगी। तो अभी भी अगर आपसे बुकिंग जो डेट था उससे आपको कैंसिलेशन चार्ज लिया जा रहा है, तो आप डेवलपर को इस जो रूल है इसके बारे में बताएं। अगर वो तैयार होता है और तो अच्छी बात है, और ये सारा कम्युनिकेशन आप रिटन करिए। नहीं होता है तो आप महारेरा का जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं। डेवलपर को पूरी तरीके से जो रूल कहता है वैसा उसको उतना ही डिडक्ट कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, हो सकता है डिडक्ट भी ना हो। अब ये रूल का है, थोड़े में समझ लीजिए। जिस दिन आप अलॉटमेंट लेटर को साइन करते हैं उसमें ब्यौरा लिखा होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, यूनिट नंबर क्या है, उसका साइजेस क्या होगा, यानी कि महारेरा कारपेट क्या होगा, उसमें टेरेसेस कितने दिए जाएंगे, कब पोजीशन दिया जाएगा, इसके बारे में जो है सारी जानकारी आपको दी जाती है। कॉस्ट शीट जो आपका है वो भी उसमें जो है अटैच रहता है। ये प्रोफार्मा जो आपका एक तरीके से अलॉटमेंट लेटर होता है, जिस दिन आपने साइन किया है उस दिन से, यानी 0 डेज से लेकर 15 डेज के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगता है। 16वें दिन से 31 दिन के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं तो सिर्फ 1% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट आपका डिडक्ट होता है। मान लीजिए 60 लाख प्रॉपर्टी कॉस्ट है तो आपका 1% यानी कि 60,000 रुपये ही डिडक्ट हो सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप 31वें दिन से 60 दिन के बीच में जो है कैंसिल करते हैं तो आपसे 1.5% लिया जा सकता है, यानी कि 90,000 जो है मैक्सिमम कैंसिलेशन चार्ज लिया जा सकता है। और अगर आप 61 डेज से आगे कभी कैंसिल करते हैं तो 2%, यानी कि 1.25 लाख रुपए, 1,20,000 से ज़्यादा आपसे कैंसिलेशन चार्ज के नाम पे नहीं लिया जा सकता। इवन अगर 2 महीने से ज़्यादा भी हो जाए तो भी, ये आपका प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर कहता है। तो अब ये नया आ गया है एक तरीके से, और हर डेवलपर मुझे लगता है कि अब अलॉटमेंट लेटर जो है आपसे साइन कराएंगे, डेट ऑफ बुकिंग हो या फिर
किसी दिन आपको हफ्ते 10 दिन बाद बुला के उसमें सारा ब्यौरा लिखा होगा, जो पेमेंट आपने दिया वो भी लिखा होगा, कौन सा यूनिट, कितना एरिया, ये सारी चीज़ें रहेंगी और उसमें आपको साइन करना होगा। उसमें अब इसमें 10% 15% जो कैंसिलेशन चार्ज लगाए जाते थे वो लगाए नहीं जा सकते हैं। तो डेवलपर से आप बात करिए, रिटर्न कम्युनिकेशन करिए, उनको इस जो प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर का जो बात है महारेरा की तरफ से, इसका भी हवाला दीजिए। डेवलपर मानता है अच्छी बात है, नहीं तो आप महारेरा का दरवाजा खटखटाइए, इसमें आपको न्याय जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं, श्वेब बी जी हैं, इन्होंने लिखा, हेलो सौदागर, डज बाइंग फ्लैट इन ए प्रोजेक्ट विद माढ़ा फ्लैट्स कॉज एनी प्रॉब्लम? वाई सम बिल्डर गिव सेपरेट बिल्डिंग फॉर माढ़ा एंड सम नॉट? Is the separate building for Madha made to separate people or due to the flat layout as they are made different? Thanks. देखिए स्वैप जी, समझने की जरूरत आखिर माढ़ा का क्या है, जो ये एक तरीके से हाउसिंग जो LIG ग्रुप के लिए बनाया जाता है, कई बार MIG ग्रुप के लिए बनाया जाता है, कई बार EWS के लिए बनाया जाता है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है या लोअर इनकम ग्रुप जो है उनके लिए जो है ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको एक जो है माढ़ा टावर या फिर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी के अंदर आपको उस तरीके का फ्लैट बनाना होगा जो एक तरीके से लोअर इनकम ग्रुप में आ रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है, उनको वो अलॉटमेंट किया जाए। ये अलॉटमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से होता है और गवर्नमेंट को हैंडओवर करना होता है डेवलपर को। तो अब आप ये समझिए इसका क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा डेवलपर है जिसके पास लैंड पार्सल ज़्यादा है तो कई बार उसको सेपरेट बना देते हैं। उसके पीछे कारण सिंपल है कि अगर EWS के लिए बनाया जा रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो फ्लैट के साइजेस कम हैं, ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े फ्लैट उनको बेचा जा रहा है, तो वो आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि शायद उनका हो सकता है मेंटेनेंस वो बियर ना कर पाए इन फ्यूचर, और यहाँ आप लोग जो है वो बियर कर पाएँ इसको लेके, या फिर वो आपस में लोग जेलअप ना हो पाएँ। इसके चलते अगर लोगों के पास स्पेस होता है तो उसे अलग कर देते हैं, पर ऐसा नहीं, वो किसी और ग्रह से लोग आने वाले हैं वहाँ पर रहने के लिए, हम आप में से ही लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो EWS वाले सेक्शन में यानी कि माढ़ा वाले फ्लैट्स लेंगे। तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं। अच्छा, उनका मेंटेनेंस आपके मेंटेनेंस के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि उनका फ्लैट का साइजेस भी कम है, तो फ्लैट का साइजेस कम है तो प्रोपोर्शनेटली उनका उतना ही जो है मेंटेनेंस बनेगा जितना एरिया है, और अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आपका मेंटेनेंस ज़्यादा बनेगा। तो उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी आसान हो जाती है अगर आप उसे पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस के टर्म में भी पकड़ें। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अगर वो किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर माढ़ा की बिल्डिंग दी जा रही है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको कहा, छोटे फ्लैट हैं, कहीं बड़े फ्लैट हैं, आपस में लोग जेलअप हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, एक लोगों के मन में दुविधा रहती है। तो अगर डेवलपर के पास स्पेस होता है तो वो उसे सेपरेट कर देते हैं। और कई बार रहने वाले लोग जो बड़े फ्लैट में रह रहे हैं उनकी ये उम्मीद होती है कि भाई मैंने ज़्यादा पैसा खर्च किया है तो मैं क्यों जो है ऐसे मिक्स जहाँ पे छोटे फ्लैट भी हैं बड़े फ्लैट भी हैं वहाँ पे क्यों मैं इन्वेस्ट करूँ। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है, मुझे नहीं लगता इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। आगे चलते हैं, मधुकर जाधव जी हैं, इनका सवाल है, इफ़ एनी प्लॉट इज बॉट कैन कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्लान विद इन FSI और वी नीड टू बिल्ड अकॉर्डिंग टू डेवलपर गिवन प्लान? देखिए मधुकर जाधव जी, जो आपने एग्रीमेंट किया है उस लैंड ओनर के साथ में जिसने आपको एनए प्लॉट बेचा है, और उसने ऐसा उसमें क्लॉज डाला है कि जो आपका आउटर स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से होगा, उसका लेआउट उसमें एनेक्सर में ऐड किया होगा, तब तो फिर आपको एक्सटीरियर जो उसका पूरा लुक है उसे जैसा डेवलपर कह रहा है वैसे ही रखना होगा। इंटरनल आप उसमें किसी भी तरीके का बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, उसने सिर्फ आपको एक सैंपल आर्किटेक्चर का जो है प्लान दे दिया है कि आप ऐसा बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप जो है जो वहाँ की परमिसिबल जो है FSI है उसके हिसाब से आर्किटेक्ट से बात करके वहाँ पे अपने हिसाब से लेआउट निकाल के और आप बना सकते हैं। कई बार एग्रीमेंट में यह भी मेंशन होता है कि इस तय सीमा में आने वाले 4 साल, जब वो पोजीशन दे रहा है उससे 4 साल में या 5 साल में आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना ही होगा। उसके पीछे का सीधा सा लॉजिक, अगर आप वहाँ पे लेते हैं प्रॉपर्टी 10% लोग बना लेते हैं, बाकी लोगों का जो लैंड पार्सल वो वैकेंट रहता है, तो आखिर मेंटेनेंस कैसे रिकवर होगा, कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी, कैसे वहाँ पे वाटर, कैसे वहाँ पे क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, ये सब कैसे डिप्लॉय किया जाएगा। इसके चलते कई बार ये क्लॉजेज ऐड किए जाते हैं। कई बार पूरे सोसाइटी का जो आउटर लुक है वो एक जैसा दिखे, इसके लिए भी एक क्लॉज डाल दिया जाता है कि आपको इसी तरीके से एक्सटीरियर व्यू बनाना है, अंदर आप कैसा भी बनाएं। तो अगर ये क्लॉज में था और आपने एग्रीमेंट कर लिया, उस पर साइन कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि आप उस चीज़ के लिए मान चुके हैं, तो फिर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल आप बदलाव कर सकते हैं, जैसा आर्किटेक्ट आपका कहता हो, जैसा आपको पसंद आता है वैसा आप उसमें बदलाव करके बना लीजिए। आगे चलते हैं, सोमदास जी हैं, इनका सवाल है, कैन बिल्डर्स गिव एनी टाइमलाइन टू रेरा? बिल्कुल सही बात है, कोई भी टाइमलाइन डेवलपर दे सकता है। कोई ऐसी तय सीमा जो है रेरा महारेरा की तरफ से नहीं बनाया गया है कि आपको 5 साल में ही बनाना है, 6 साल में ही बनाना है। लेकिन मान लीजिए जिस भी डेवलपर के यहाँ आप ले रहे हैं, अगर उसका टाइमलाइन 7 साल, 8 साल, 9 साल का दिया जा रहा है, तो
तो फिर आप समझ सकते हैं कि डेवलपर का अपने कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म पे, अपने कंस्ट्रक्शन टीम पे क्या कॉन्फिडेंस है। अगर कोई डेवलपर 7 साल 8 साल डाल रहा है, यानी कि उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या 4 साल में 5 साल में दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या वो बहुत बड़ा सेगमेंट है और वो सोच रहा है कि मैं पूरे टाउनशिप के हिसाब से पोजीशन डेट डालूं, तो एक अलग बात हो गई। वैसे जिस बिल्डिंग का वो और जिस फेज का वो महारेरा ले रहे हैं उसका ही पोजीशन डेट वो डाल रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि वो डेट जो आपको बताया जा रहा है पूरे टाउनशिप का, क्योंकि पूरे टाउनशिप में तो, पूरे टाउनशिप कह लीजिए, पूरे बड़े प्रोजेक्ट में अलग अलग बिल्डिंग आएंगी और हर अलग बिल्डिंग का अलग महारेरा होगा। और हो सकता है 1 साल बाद अगर उस बिल्डिंग को लॉन्च किया जा रहा है और आज अगर आपको 7 से 8 साल का दिया जा रहा है महारेरा पे डेट, तो उसमें 8 से 9 साल दिया जाएगा, यानी कि उस डेट से 7 से 8 साल, और आज की डेट से अगर आप पकड़े तो 8 से 9 साल। तो ऐसा नहीं है, वो आपको कन्विंस करने के लिए कह दिया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि डेवलपर का अपने कंस्ट्रक्शन पे, अपने कैश फ्लो पे कितना भरोसा है। जो डेवलपर आपको जितना जल्दी महारेरा पे पोजीशन डेट दिखा रहा है, यानी कि उसको भरोसा है कि मैं इस तय समय पे इसको डिलीवर कर दूंगा। अब एक चीज़ और भी है, महारेरा साफ कहता है कि अगर आपके एग्रीमेंट में कोई चीज़ लिखी हुई है, मान लीजिए वो महारेरा पे दिखा रहे हैं आफ्टर 7 ईयर, लेकिन आपके एग्रीमेंट में 3 से 4 साल में ही पोजीशन दिखा रहे हैं, तो वो आपके एग्रीमेंट का डेट ही माना जाएगा। सिर्फ इसमें एक ही एक्सेप्शन आता है, जैसे कोविड आया, अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो अनएवॉइडेबल है, जो जिसे आपके बस में नहीं है, ना तो डेवलपर के बस में है, ऐसी कोई चीज़ आती, जैसे कोविड को फोर्स मेजर क्लॉज में डाला गया, तो उसके लिए जो 1 साल का एक्सटेंशन मिला वो एग्रीमेंट में लिखे हुए डेट ऑफ पोजीशंस को ओवरराइड करके 1 साल एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन अगर डेवलपर अपने किसी कारण से, जो उसकी कमी है, चाहे वो कैश फ्लो की हो, चाहे वो इंटरनल कोई मैटर हो, अगर वो एक्सटेंशन लेता है तो उसको कंपनसेशन भी बायर्स को देना पड़ेगा। यानी कि जो आपके एग्रीमेंट में डेट ऑफ पोजीशन लिखा गया है वो लास्ट डेट ऑफ पोजीशन माना जाएगा और महारेरा भी उसे ही कंसीडर करेगा। लेकिन एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डेवलपर जो है महारेरा पे डाल देता है। मान लीजिए एग्रीमेंट में कम भी दिया और आप गए डेवलपर से फाइट करने, तो डेवलपर आपको सीधे एक लाइन बोल सकता है कि अगर आप लोग इसी तरीके से करेंगे तो और पोजीशन डिले करेंगे हम, या पोजीशन और डिले हो जाएगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप डर के मारे महारेरा का भी दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे, ना ही डेवलपर आपको उसका कंपनसेशन देगा। ये तो बात की बात है। लेकिन इससे एक ही चीज़ पता चलती है, अगर बहुत ज़्यादा टाइमलाइन जो है महारेरा में दिया जा रहा है, इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस अपने कंस्ट्रक्शन टीम पे नहीं है। तो जो आपने सवाल पूछा है, बिल्कुल कोई भी टाइमलाइन डेवलपर महारेरा में दे सकता है, रेरा में दे सकता है। आगे चलते हैं। राम बहादुर चौरसिया जी हैं, इन्होंने लिखा है, सवाल किया है, कैन यू प्लीज लेट मी नो दैट एज पर रेरा व्हाट कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन एग्रीमेंट वैल्यू, बिकॉज बिल्डर आर चार्जिंग डेवलपमेंट चार्जेस, पार्किंग एटसेट्रा अपार्ट फ्रॉम एग्रीमेंट वैल्यू, दे आर चीटिंग कस्टमर्स इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन रेरा। देखिए राम बहादुर चौरसिया जी, पहली चीज़ जो आपका एग्रीमेंट कॉस्ट होता है, ये प्रॉपर्टी का फाइनल कॉस्ट होता है, एक्सेप्ट मेंटेनेंस या फिर कोई कॉर्पस फंड अगर आपसे लिया जा रहा है। इवन अगर उसे भी लिया जा रहा है तो उसे कॉस्ट शीट में दिखाया जाता है। अगर डेवलपर आपसे इंफ्रा के नाम पे, आपसे पार्किंग के नाम पे अलग से पैसे ले रहा है, तो उसे एक बार आप देख लें, कॉस्ट शीट पे मेंशन कर रहा है क्या, और अगर वो कॉस्ट शीट पे मेंशन कर रहा है तो क्या वही कॉस्ट शीट एग्रीमेंट में लगाने वाला है। कई बार जो है वो अमाउंट उसके मेन जो एक तरीके से कैलकुलेशन है उसमें ना दिखे, इसके लिए उसे अलग से लिया जाता है या अलग अकाउंट में ले लिया जाएगा और उसका एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। हो सकता है सेल के टाइम पे आपको उस कॉस्ट शीट पे दिखाया जाए, लेकिन जो कॉस्ट शीट आपके एग्रीमेंट में अटैच की जाएगी उसमें ना हो। वैसे अमूमन अगर आप देखेंगे 99% केसेस में डेवलपर सिर्फ मेंटेनेंस और कॉर्पस फंड को ही, जो आपके एग्रीमेंट वैल्यू, उसके बाद जो टैक्सेस होते हैं उसके अलावा लेता है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। उस पर भी जो तय जीएसटी होता है वो उसे चार्ज करता है। तो ये चीज़ एक बार क्लियर कर लीजिए। जो आप कह रहे हैं पार्किंग अलग से ले रहा है, डेवलपमेंट चार्ज अलग से ले रहा है, पार्किंग अलग लेने का एक रीज़न यह भी हो सकता है कि अगर डेवलपर रिटर्न, अगर वो मानता है कि पार्किंग उसने आपको बेचा है, तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया है, उस पर फिर वो कंपल्सन हो जाता है डेवलपर के लिए कि उसको उसका प्लान दिखाना होगा, उसका डायमेंशन बताना होगा और पार्किंग आपको अलॉट करके एग्रीमेंट में उसका नंबर भी डालना होगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए डेवलपर ये नहीं दिखाना चाहता कि पार्किंग वो आपको बेच रहा है, लेकिन उसका पैसा वो ले लेता है, चाहे इंफ्रा के नाम पे ले, चाहे जैसे आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट में ना जोड़ के वो अलग से ले रहा है पैसा। तो इस पर पहले ही डेवलपर के साथ क्लैरिफाई कर लीजिए।
अगर वो मान लीजिए पार्किंग चार्ज को उसमें नहीं ऐड कर रहा है एग्रीमेंट कॉस्ट में, तो उसका कारण क्या है? और अगर चलो ठीक है किसी तरीके से वो नहीं भी कर रहा है, तो क्या वो कॉस्ट शीट पे जो अलग से दिखा रहा है उसे एग्रीमेंट में इस तरीके से लिखेगा कि अलग से मैं पार्किंग के नाम पे इतना ले रहा हूँ? अगर वो लिखेगा तो उसको वो रूल से वो कंपल्सन उसका हटता नहीं है, यानी कि उसको फिर वो एरिया और वो सारा नेक्सर उसको ऐड करना ही होगा। तो ये पहले क्लैरिफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। साथियों, आपके मन में कोई भी दुविधा हो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, या फिर हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाइए, अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए और इन पर्सन कंसल्टेशन लीजिए। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। लगातार आप लोगों तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लोकेशन रिव्यू, प्रोजेक्ट रिव्यू और तमाम चीज़ें आप तक आ रही हैं। यदि आपको इन सब चीज़ों से लगातार जुड़े रहना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।